कई डिकेडों से एस्ट्रोनॉमर्स सोच रहे थे कि क्या सैटर्न के रिंग्स के नीचे कोई सीक्रेट्स अभी भी छिपे हुए हैं। खैर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने इंफ्रारेड विजन से हमें एक ऐसा जवाब दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जो प्लैनेट हमें इतना जाना पहचाना लगता था, वो एक जीती जागती लैब निकला जिसमें इतने डायनामिक प्रोसेसेस हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स के पुराने मॉडल्स को पलट रहे हैं। ये हैरान करने वाला है, पर सच है। अगर कैसिनी प्रोब और हबल ने हमें इंपॉर्टेंट क्लू दिए, तो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रखे एक टेलीस्कोप ने ऐसी डिटेल्स रिवील की हैं जो सदियों से इनविजिबल थीं। ये अवेटेड पिक्चर सिर्फ एक खूबसूरत इमेज नहीं है। जेम्स वेब ने सैटर्न के हर पिक्सल में रिसाइकल की हुई डस्ट के एरियाज दिखाए हैं, मीथेन के स्पॉट्स जहां उनकी उम्मीद नहीं थी, बर्फीले चांद जो रिंग्स को ऐसे फीड कर रहे हैं जैसे वे लाइव सोर्सेज हों, और यहाँ तक कि एक पोलर हेक्सागन जो क्लासिकल डायनामिक्स के रूल्स को मानने से मना कर रहा है। ये उस तरह की डिस्कवरी है जो साइंटिफिक कम्युनिटी को ऐसी बुक्स के पूरे चैप्टर्स फाड़ने पर मजबूर करती है जो अटल लगते थे। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि तुम डिटेल में समझोगे कि ये नई इमेज एक मिस्ट्री का एंड नहीं है, बल्कि गैस जाइंट्स की एक्सप्लोरेशन में एक नए एरा की शुरुआत है। तुम देखोगे कि एनसेलेडस, डियोन, टेथिस और यहाँ तक कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून ने जेम्स वेब के लेंस के नीचे एक नया रूप कैसे ले लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें रियलाइज होगा कि वहाँ की हर डिस्कवरी यहाँ हमारी सारी नॉलेज को फिर से लिख सकती है। एस्ट्रोफिजिक्स अब पहले जैसी नहीं रहेगी। एस्ट्रोफिजिक्स में हो रही तरक्की को जो भी फॉलो कर रहा है, उनके लिए सैटर्न की जेम्स वेब से मिली पहली बड़ी इमेज से ज्यादा किसी और इमेज का इंतजार नहीं था। 21वीं सदी में भी घने बादलों और उन आइकॉनिक रिंग्स के पार देखना नामुमकिन सा लगता था, जिन्होंने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स और क्यूरियस माइंड्स को अट्रैक्ट किया था। लेकिन ऐसा ही हुआ। वेब की इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ने धूल और गैस की उन लेयर्स को पार कर लिया जो पहले एक पर्दे की तरह काम करती थीं, और ऐसे डिटेल्स दिखाए जो हबल और फेमस कैसिनी प्रोब जैसे ऑब्जर्वेटरीज से डिकेडों के डेटा को चैलेंज करते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। जहां हबल ने हमें विजिबल लाइट में कमाल की झलकियां दी, वहीं जेम्स वेब उन वेवलेंथ्स में उतर गया जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर को पार कर जाती हैं और दिखाती हैं कि धुंधली फॉर्मेशंस के पीछे क्या छिपा है। इसकी वजह से रिंग्स में इंटरनल स्ट्रक्चर्स, गैसीय सरफेस पर हीट पैटर्न्स और यहाँ तक कि आसपास के मून्स के साथ इंटरैक्शन के साइन भी दिखे। प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स के लिए ये दूरबीन को माइक्रोस्कोप से बदलने जैसा है। नई इमेज का हर पिक्सेल ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जो गैस जायंट्स के काम करने के तरीके के बारे में पूरी आर्टिकल्स को फिर से लिख सकती है। सैटर्न को इस नई लाइट में देखने से सोलर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन को समझने का हमारा तरीका भी बदल जाता है। अब तक हमें इतनी करीब से ऐसे डिटेल्स पाने के लिए अरबों किलोमीटर दूर भेजे गए प्रोब्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक टेलीस्कोप ऐसा काम कर रहा है जो क्लासिक फिजिक्स को चैलेंज करता हुआ लगता है। इसका नतीजा एक ऐसी विंडो है जो उन चीज़ों पर खुलती है जो पहले सिर्फ अंदाजे थे। इंटरनल करंट्स, कन्विक्शन पैटर्न्स और स्टॉर्म फॉर्मेशन के पोटेंशियल एरियाज जो छिपी हुई गर्मी से बनते हैं। पर जेम्स वेब के परफॉर्मेंस में सबसे सरप्राइजिंग बात सिर्फ उसकी क्लैरिटी नहीं है। ये लगभग रियल टाइम में सीजनसी चेंजेस को देखने की उसकी एबिलिटी है, जिसे सैटर्न पर पूरी तरह से सामने आने में सालों या यहाँ तक कि डिकेडों भी लग सकते हैं। नए डेटा के साथ स्पेस वेदर एक्सपर्ट्स ऐसे मॉडल तैयार करना शुरू कर रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस को पास की रिंग्स और मून्स के इंट्रैक्शन से जोड़ते हैं। यह एक बड़ा कदम है जो हर खोज को और बोल्ड आइडियाज के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सिमिलर प्लैनेट्स के बनने की हमारी समझ को भी अफेक्ट करता है। तो जिस इमेज का इतने टाइम से इंतजार था, वह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये एक चिंगारी है जो मॉडर्न स्पेस साइंस के बड़े सपनों को जगाती है। और अगर सैटर्न इतना स्टडी करने के बाद भी अपने बादलों के नीचे सीक्रेट्स छुपाए हुए है, तो जेम्स वेब एनसेलाड्स, यूरेनस या नेपच्यून को देखकर हमें और क्या दिखा सकता है। गहरे स्पेस की ठंड में कैप्चर की गई लाइट का हर पार्ट एक नई चाबी है उन दरवाजों को खोलने के लिए जिन्हें हमने सैकड़ों सालों से बंद रखा है।
सैटर्न के रिंग्स हमेशा एस्ट्रोनॉमी में एक बड़ा सिंबल रहे हैं, लेकिन जेम्स वेब ने हमें जो दिखाया है वो ये है कि वे सिर्फ बर्फ और जमे हुए चट्टान का एक सिंपल शो नहीं हो सकते। कई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स सोचते थे कि रिंग्स मेनली स्थिर टुकड़ों से बने थे, जो प्लैनेट के चारों ओर पुरानी शांत चीजों की तरह घूमते थे। लेकिन इंफ्रारेड इमेजेस ने हमें थिकनेस पैटर्न, ऐसे एरिया जहां नए मटेरियल बन रहे थे, और पतली लाइंस दिखाई हैं जो उन्हें एक जीवंत तरीके से एक्ट कराती हैं, जैसे कि उनकी अपनी लाइफ हो। ये ऐसा है जैसे हर छोटा टुकड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड डांस का हिस्सा हो, जो ग्रेविटी से पुश किया जा रहा हो, जो लगातार बदलती रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह समझना है कि यह स्ट्रक्चर खुद से स्टेबल नहीं रहता। हाल की ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि कुछ मून्स जैसे एनसेलाडस इंजन की तरह काम करते हैं, जो सैटर्न के रिंग्स के कुछ हिस्सों को बर्फ और भाप के जेट से फीड करते हैं। ये नया मटेरियल पुराने टुकड़ों पर जमा हो जाता है, सरफेस को रिन्यू करता है और वेब के सेंसर्स के लिए इसकी ब्राइटनेस को बदल देता है। साइंटिस्ट्स के लिए यह इस विचार को पूरी तरह से बदल देता है कि रिंग्स पुराने और इंटैक्ट फॉसिल्स हैं। दरअसल वे ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो लगातार मटेरियल को रिसाइकल करता है। इसके अलावा वेब ने कुछ ऐसा दिखाया है जिसे नॉर्मल लाइट से नहीं देखा जा सकता। धूल की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो स्पाइरल में घूमती हुई दिखती हैं। ये पतली लाइंस दिखाती हैं कि छोटी टक्करें, फ्यूजन और टूटना होता है, जो रिंग्स के टोटल मास को लगभग कांस्टेंट रखता है, भले ही छोटे स्पेस रॉक्स एरिया से टकराते हों। ये डिस्कवरी सैटर्न के रिंग्स को उन एलिमेंट्स से जोड़ती है जो प्रिमिटिव गैस और धूल की डिस्क में कॉमन हो सकते थे, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को बनाया। दूसरे शब्दों में, इस सिस्टम को समझना एक रियल टाइम प्लैनेटरी फॉर्मेशन लैब को देखने जैसा है। इन रिंग्स का इतना जीवंत नेचर हमें इनकी उम्र के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये काफी नए हैं, 100 मिलियन साल से भी कम। अब नए सबूत बताते हैं कि रिन्यूअल के साइकिल्स हो सकते हैं, जहां सिस्टम के कुछ पार्ट्स शनि जितने ही पुराने हो सकते हैं, जबकि बाकी को एक्टिव चंद्रमा लगातार फीड करते रहते हैं। यह दोहरा नेचर एस्ट्रोनॉमर्स को स्टेबल ऑर्बिट्स पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है, और कैसे बड़े प्लैनेट चंद्रमाओं और स्पेस के मलबे को ग्रेविटी से कंट्रोल में रखते हैं। आखिर में शनि के रिंग्स दिखाते हैं कि जिन सिस्टम्स को हम समझते थे, उनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी की छिपी हुई लेयर्स हैं जो हमारे पुराने मॉडल्स को सरप्राइज करती हैं। और अगर एनसेलेडस बर्फ और धूल के इस साइकिल को जीवन दे सकता है, तो उसके दूसरे गीजर क्या छिपा सकते हैं। यही कनेक्शन हमें सीधे उस चंद्रमा तक ले जाता है जो इस कॉस्मिक पहेली का सेंटरपीस बन गया है। बहुत कम मून्स ऐसे हैं जो प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर्स में एनसेलाडस जितनी क्यूरियोसिटी जगाते हैं। ये छोटी सी बर्फ की स्फीयर, जिसका डायमीटर मुश्किल से 500 किलोमीटर है, जेम्स वेब की सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक बन गई है। पिछले कुछ डिकेडों में कैसिनी प्रोब को पहले ही एनसेलाडस की सरफेस पर क्रैक से पानी के वेपर के बड़े बड़े गाइजर्स मिलते थे, लेकिन लेटेस्ट इमेजेस से साफ साफ दिखता है कि ये जेट्स सिर्फ एक छोटी सी जियोलॉजिकल फीचर नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो सैटर्न के रिंग्स को नए मटेरियल से भरते हैं। वेब ने दिखाया है कि ये प्लूम्स 10 किलोमीटर तक ऊंचे जा सकते हैं, आइस और वेपर के पार्टिकल्स को अमेजिंग स्पीड से बाहर फेंकते हुए। ये पार्टिकल्स फैलकर ई रिंग जैसे रिंग्स में सेटल होते हैं, उस एरिया को फिर से भरते हैं जो छोटी स्पेस रॉक्स के लगातार इम्पैक्ट्स के कारण अदरवाइज खत्म हो जाता। उन लोगों के लिए जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट का स्टडी करते हैं, एनसेलाडस लगभग एक लिविंग सोर्स जैसा है, एक ऐसे सिस्टम को मेंटेन करने में केपेबल जो अब तक स्लोली खत्म होता दिख रहा था। यह एक ऐसा मून है जो रिन्यूअल के एक साइकिल के गार्डियन के रूप में काम करता है, जो अपने साइज और ड्यूरेशन से सरप्राइजिंग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेब को प्लूम्स से लिए गए सैंपल्स में फॉस्फोरस के साइंस भी मिले हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। इस न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस आइस क्रस्ट के नीचे लिक्विड वाटर के साथ मिलकर एनसेलेडस को अर्थ के अलावा लाइफ की खोज के लिए सबसे प्रॉमिसिंग जगहों में से एक बनाती है।
अगर फ्रोजन सरफेस के नीचे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं एक ग्लोबल ओशन के बॉटम में हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मदद से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसेलेडस हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हो सकता है। साइंटिस्ट्स के लिए इस चांद से सबसे बड़ी सीख ये है कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सिंपल लगते हैं उनके बड़े इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। एनसेलाडस से निकलने वाला हर जेट सिर्फ उसकी सरफेस को ही नहीं बदलता, जिससे क्रैक्स और जमी हुई प्लेन्स के नए पैटर्न्स बनते हैं, बल्कि ये सैटर्न के चारों ओर के रिंग्स को भी शेप देता है, पार्टिकल्स के पूरे एरियाज को रिप्लेस करता है। ये सेल्फ फीडिंग साइकिल दिखाता है कि छोटे बॉडीज भी कॉम्प्लेक्स प्लानिटरी सिस्टम्स की स्टेबिलिटी बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए एनसेलाडस अब सिर्फ एक और बर्फीला चांद नहीं है, ये ऐसी जगह बन गया है जहां जियोलॉजी, केमिस्ट्री और स्पेस साइंस एक साथ आते हैं। और अगर रिंग्स को फीड करने वाले प्ल्यूम्स में अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स छिपे हैं तो कई किलोमीटर बर्फ के नीचे और क्या क्या प्रोटेक्टेड हो सकता है। ये सवाल हमें उन छिपी हुई चीजों को एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है जो नए इंफ्रारेड डेटा ने हमें दिखाई हैं। सैटर्न और उसके रिंग्स की जेम्स वेब से ली गई नई इमेजेस ने हमें सिर्फ सरफेस डिटेल्स ही नहीं दी हैं, उन्होंने हमें डस्ट और रॉक वाले एरियाज दिखाए हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट में इनविजिबल लगते थे। ये हिडन स्ट्रक्चर्स जो इंफ्रारेड की वजह से डिस्कवर हुए हैं हमें बताते हैं कि रिंग्स का कुछ मटेरियल बहुत अलग ओरिजिन का हो सकता है। कुछ पीसेस ऐसे साइन दिखाते हैं जो पास्ट कॉलिजन से डिस्ट्रॉय हुए मून्स की तरफ इशारा करते हैं, जबकि दूसरे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सैटर्न के रास्ते में आए एस्टेरॉइड्स के ट्रैप्ड डेब्रिस लगते हैं। ये वेरिएशन सजेस्ट करती है कि सैटर्न के रिंग्स एक फिक्स्ड मॉन्यूमेंट नहीं हैं, बल्कि सोलर सिस्टम का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। हर पीस, डस्ट की हर लेयर, प्लैनेट और उसके मून्स को शेप देने वाले इम्पैक्ट्स, ग्रेविटी चेंजेस और वायलेंट इवेंट्स के क्लूज रखती है। वेब रिंग्स के इनर और आउटर पार्ट्स के बीच केमिकल डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर पाया है। ये दिखाता है कि कुछ ब्लॉक सैटर्न जितने ही पुराने हो सकते हैं, जबकि दूसरे जुड़ने और टूटने के एक कांस्टेंट प्रोसेस में रिसाइकल हो रहे हैं। प्लैनेटरी जियोफिजिसिस्ट्स के लिए इन हिडन स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि रिंग सिस्टम्स कैसे बनते हैं और रीन्यू होते हैं। डस्ट के फैलने का पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एरियाज दिखाता है जहां पार्टिकल्स एक साथ जमा होते हैं और फिर फैल जाते हैं, जैसे ग्रेविटी से चलने वाली सॉलिड वेव्स। ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ये भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि एनसेल्स जैसे कुछ मून्स रिंग्स के स्पेसिफिक पार्ट्स को फीड क्यों करते रहते हैं, क्रिएशन और इरोजन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजेस ये समझना है कि डस्ट के इन एरियाज में प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। आइसी मून्स या कार्बन रिच एस्टेरॉइड्स से निकले हुए टुकड़े रिंग्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ला सकते थे, केमिकल टाइम कैप्सूल्स की तरह काम करते हुए। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को स्टडी करने वालों के लिए इसका मतलब है कि हर केमिकल एनालिसिस न केवल डेब्रिस की एज को रिवील कर सकती है, बल्कि ये भी बता सकती है कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स प्लैनेट्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। आखिर में ये हिडन स्ट्रक्चर्स हमें याद दिलाते हैं कि सैटर्न एक खुली किताब है, लेकिन उसके पेजेस आइस, डस्ट और ऑर्बिटल हिस्ट्री के नीचे दबे हुए हैं। और अगर हर रिंग एक ऐसी जगह है जहां क्लूज रखे हुए हैं, तो उसके ठीक ऊपर का मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर अगला पजल बन जाता है जिसे सॉल्व करना है। आखिर वेब ने जिस ब्राउन हेज को खोजना शुरू किया है उसके अंदर क्या है? जेम्स वेब की नई इमेजेस ने सिर्फ सैटर्न के रिंग्स और मून्स को ही रिवील नहीं किया है, इन्होंने सैटर्न के एटमॉस्फेयर के बारे में भी पहले से ज्यादा जानकारी दी है। पहली बार ऐसे डार्क ब्राउन स्पॉट्स उन लैटिट्यूड बैंड्स में देखे गए जो अब तक यूनिफॉर्म लगते थे। ये स्पॉट्स जो इंफ्रारेड में गर्म दिखते हैं, मीथेन की अजीब मात्रा दिखाते हैं, जो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में तीसरा सबसे आम गैस है। इससे पता चलता है कि अंदरूनी हिस्सों में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं जो विजिबल लाइट से छुपे हुए हैं। प्लैनेटरी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के लिए ये स्पॉट्स ऐसी खिड़कियों की तरह हैं जो अभी तक पूरी तरह से समझ में न आने वाली अंदरूनी वर्किंग को खोलती है। मीथेन इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करके
हमें टेम्परेचर चेंजेस और कन्वेक्शन करंट्स को मैप करने में हेल्प करता है, जो कई सालों या डिकेडों तक बनते और गायब होते रहते हैं, क्योंकि सैटर्न के गैस मासेज बहुत धीरे घूमते हैं। ये कंसंट्रेशन हीट एक्सचेंज जोन्स, ऊपर उठने वाली हवा की पॉकेट्स और शायद साइक्लोन या तूफानों से जुड़ी स्ट्रक्चर्स को इंडिकेट करते हैं, जो अपने कोर से एनर्जी लेते हैं। इन स्पॉट्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यह भी बताता है कि सैटर्न का एटमॉस्फेयर जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि ऊपरी लेयर काफ़ी शांत लगती है, लेकिन इमेजेस दिखाती हैं कि बड़े तूफान अंदरूनी हिस्सों में शुरू हो सकते हैं और इतनी बड़ी स्केल पर दिख सकते हैं, जो हमें धरती के हरिकेन्स की याद दिलाते हैं, लेकिन इनके डायमीटर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होते हैं। जेम्स वेब ने दिखाया है कि ये फॉर्मेशंस सिर्फ पोल्स या फेमस हेक्सागोन तक ही लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि मिड लैटिट्यूड्स तक फैले हुए हैं, जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि मीथेन और एरोसोल कैसे इंटरैक्ट करते हैं। स्पेक्ट्रल रीडिंग से पता चलता है कि सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से होने वाले केमिकल रिएक्शन से बन सकते हैं। यह मिक्सचर कलर पैटर्न्स को एक्सप्लेन कर सकता है, जो सैटर्न के सीजन्स के साथ बदलते हैं, जो कि जैसा कि हम देखेंगे लंबे और एक्सट्रीम है। ये एक रिमाइंडर है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ पैसिव गैसों का ढेर नहीं है, बल्कि एक लिविंग केमिकल लेबोरेटरी है, जो ऐसे साइकिल्स में पल्स करती है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और अगर हर ब्राउन स्पॉट डीप प्रोसेस का एक क्लू है, तो सैटर्न के नॉर्थ पोल के टॉप पर मौजूद एनिग्मेटिक हेक्सागोन के बारे में क्या? जेम्स वेब की नई इमेजेस इस अजीब पैटर्न को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में फिर से एग्जामिन करती है, जिससे पता चलता है कि स्टेबल तूफान और अंडरग्राउंड करंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं। इस तरह मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर हमें सीधे अगले रहस्य की ओर ले जाता है, वो एंडलेस तूफान जो लगभग परफेक्ट पॉलीगन के अंदर डांस करते हैं। हमारे सौर मंडल के प्लैनेट पर सैटर्न के हेक्सागन जैसी अमेजिंग और मिस्टीरियस चीजें कम ही हैं। जब से वॉयजर प्रोब ने 1980 के दशक में नॉर्थ पोल पर इस ज्योमेट्रिक शेप की फोटोग्राफी की, तब से साइंटिस्ट यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी परफेक्ट शेप वाइल्ड करंट के बीच में स्टेबल कैसे रहती है। अब जेम्स वेब की नई इमेज के साथ हम इस हेक्सागन को इतनी क्लैरिटी से देख रहे हैं कि यह पुरानी थ्योरीज को बदल रहा है और हमें गैस जायंट्स के सीक्रेट के बारे में नए क्लू दे रहा है। वेब ने हेक्सागन के अंदर और आसपास के टेम्परेचर में छोटे छोटे चेंजेस दिखाए हैं। इसका मतलब है कि इसकी साइड्स को बनाने वाली सुपरफास्ट एयर करंट हैं। ये हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं, एनर्जी को इस तरह से मूव कर सकती हैं जो साइड्स को सालों या यहाँ तक कि सदियों तक सीधा रखती है। ऐसा लगता है जैसे सैटर्न एक जायंट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो, जहाँ रोटेशन की अलग अलग स्पीड और एयर वेव्स ऐसे पैटर्न बनाते हैं जिन्हें कोई भी अर्थ मॉडल पूरी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये पोलर स्टॉर्म केवल आइसोलेटेड फेनोमेना नहीं है। इंफ्रारेड डेटा से पता चलता है कि ये गहरी फॉर्मेशन से कनेक्टेड हैं, शायद उन क्लाउड के हजारों किलोमीटर नीचे जिन्हें हम देख सकते हैं। यह आइडिया कि इसमें एक पार्शियली सॉलिड सेंटर हो सकता है जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन की लेयर्स के साथ मिक्स्ड है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गैस जायंट्स हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हर भंवर, हर एयर रिंग जो ऊपर और नीचे जाती है, एक प्लैनेटरी मशीन के अंदर एक गियर की तरह काम करती है, जिसे हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अपनी अपीयरेंस के अलावा हेक्सागन सीधे इक्वेटर के करीब क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकता है। प्रेशर और हीट वेव्स पोलर एरिया से फैल सकती है, जिससे इक्वेटर के आसपास के एरिया में क्लाउड्स और स्टॉर्म के पैटर्न बदल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सैटर्न एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को बनाए रखता है, जो पूरे प्लैनेट में ट्रैवल करती है, अपने मिस्ट्रीज को एक मूविंग पिक्चर में बुनती है, जो गैस जायंट्स को एक्सट्रीम फिजिक्स की रियल लिविंग लैब बनाती है। अगर ये स्टॉर्म डिकेड्स या सेंचुरीज तक रह सकते हैं, तो ये हमें इतनी दूर की दुनिया में क्लाइमेट की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बताता है? और क्या होता है जब सीजन चेंज होते हैं, जिससे हीट, गैस और क्लाउड का लोकेशन धीरे धीरे बदल जाता है? यही लॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल सीजन का मुश्किल साइकिल हमें अगले पॉइंट पर लाता है। ये समझना कि सैटर्न एक ऐसे क्लाइमेट को कैसे मैनेज करता है जो लगभग एक डिकेड तक रहता है।
जब लोग मौसम की बात करते हैं तो बहुत से लोग उन बदलावों के बारे में सोचते हैं जो हम धरती पर महसूस करते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश या सूखा। लेकिन सैटर्न पर मौसम का चक्र एक अलग स्केल पर चलता है। हर सीजन 7 से भी ज्यादा अर्थ ईयर्स तक चलता है, जो सूरज के चारों ओर इसकी लगभग 30 साल की लंबी ऑर्बिट का नतीजा है। इस लंबी अवधि का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस केवल सीजनल चेंजेस नहीं हैं, बल्कि ये असल में ग्लोबल रिकॉन्फ़िगरेशंस हैं जो क्लाउड्स, स्टॉर्मों और मीथेन जैसी गैसों के डिस्ट्रीब्यूशन को शेप देते हैं। ये लगभग 1 दशक तक चलने वाली सर्दी देखने जैसा है। जेम्स वेब की हालिया इमेज ने हमें यह समझने में मदद की है कि ये सीजन पोल्स पर कैसे बिहेव करते हैं, हेक्सागन में और यहाँ तक कि सैटर्न के रिंग्स में भी। इंफ्रारेड फिल्टरिंग से हम एटमॉस्फेयर की गहरी लेयर्स में टेम्परेचर चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, सर्कुलेशन पैटर्न्स को रिवील करते हुए जो पहले इनविजिबल थे। साइंटिस्ट्स अब मैप कर सकते हैं कि जेट स्ट्रीम्स कैसे स्ट्रॉन्ग या कमजोर होती हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स सूरज की तरफ झुकते हैं, जिससे हजारों किलोमीटर तक फैले विशाल तूफान बनते हैं। ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग केवल प्लैनेटरी क्लाइमेट साइंटिस्ट्स के लिए एक किस्सा नहीं है। हर नई इंफॉर्मेशन के साथ हम देखते हैं कि सैटर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक की लैबोरेटरी कैसे बन रहा है, खासकर जब हम सिमिलर एक्सोप्लैनेट्स के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर गैस जायंट्स के एटमॉस्फेयर के बिहेवियर की प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो सैटर्न हमारा बेस्ट नेचुरल मॉडल है। हर लंबा सीजन हमें बताता है कि सोलर एनर्जी अरबों किलोमीटर दूर भी कितनी कमजोर क्यों ना हो, आश्चर्यजनक रूप से एक्टिव वेदर सिस्टम्स को कैसे पावर दे सकती है। इसके अलावा एक्सट्रीम चेंजेस सीधे इसके आसपास के मून्स और रिंग्स को इफेक्ट करते हैं। सूरज के झुकाव में बदलाव से आइस पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की क्वांटिटी में बदलाव आता है, उनकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है और यहाँ तक कि सरफेस इरोजन भी शुरू कर देता है। ये एक रिमाइंडर है कि क्लाइमेट और नेचुरल सैटेलाइट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये समझने का एक की पार्ट है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होते हैं। थर्मल बैलेंस में छोटे बदलाव बर्फीले मून्स की सरफेस को रीशेप कर सकते हैं या एनसेलेड्स पर क्रायोवोल्केनिक फ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे। तो जबकि वेब हमें दिखाता है कि सैटर्न अपने डिकेडों के क्लाइमेट के साथ कैसे डांस करता है, पहेली का अगला टुकड़ा उन मून्स में है जो जायंट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। डियोन और टेथिस अपनी बर्फीली ऑर्बिट्स में शांत इस कॉस्मिक डांस के विटनेस और पार्टिसिपेंट के रूप में सामने आने लगे हैं। और अगर उनके क्रेटर्स और दरारें बोल सकती तो वे गहरी ठंड से कहीं आगे की कहानियां सुनाती। जब सैटर्न की बात आती है तो एनसेल्ड्स को अक्सर सारी अटेंशन मिलती है, लेकिन जेम्स वेब ने दिखाया है कि डायोन और टेथिस भी ध्यान देने लायक हैं। ये बर्फीले चांद जो रिंग्स के साथ घूमते हैं, उनकी सतहों पर ऐसे निशान हैं जैसे वे सोलर सिस्टम के पुराने टैटू हों। डियोन अपने साफ क्रेटर्स के साथ पुराने प्रभावों के निशान दिखाता है, जिसने न केवल उसकी जियोलॉजी को शेप दिया बल्कि यह भी बताया कि सैटर्न के चारों ओर डेब्री कैसे चलती है। ऐसा लगता है जैसे हर निशान एक याद दिलाता है कि टक्करें शांत दुनिया को आकार देती हैं। दूसरी ओर टेथिस अपने साइज से इंप्रेस करता है। ये एनसेल्ड से बड़ा है और जियोलॉजिकल एक्टिविटी के निशान दिखाता है जो साइंटिस्ट्स को हैरान करते हैं। गहरी दरारें, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली घाटियां और ऐसे एरिया जो सीधे रिंग्स की ग्रेविटी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स के लिए ये बर्फीले चांद नेचुरल लेबोरेटरीज की तरह हैं, जहां वे स्टडी करते हैं कि ग्रेविटी का खिंचाव कैसे दरारें पैदा कर सकता है, बर्फ की परतों को फिर से अरेंज कर सकता है और यहाँ तक कि मटेरियल फ्लो के लिए कंडीशन भी बना सकता है, जो एक्सट्रीम केसेस में पास के रिंग्स को फीड करता है। वेब द्वारा ली गई इमेज ऐसे डिटेल्स दिखाती हैं जिन्हें नॉर्मल टेलीस्कोप से देखना इम्पॉसिबल था। पहले जो दरारें नहीं दिखती थीं, वे अब इंफ्रारेड लाइट में दिख रही हैं। ऐसे एरिया दिखा रही हैं जहां बर्फ लाइट को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती है, जो इसकी कंपोजिशन में बदलाव का संकेत देता है। यह सरफेस के नीचे की लेयर्स के बारे में आइडियाज पैदा करता है, जिनमें लिक्विड वाटर हो सकता है या कम से कम पोर्स स्ट्रक्चर्स जो ऐसे कंपाउंड्स को स्टोर कर सकते हैं जो पास्ट में मून्स और रिंग्स के बीच मूव करते थे।
ये एक याद दिलाता है कि ऐसे बिजी एनवायरनमेंट में कुछ भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। फ्यूचर के एक्सप्लोरेशन के लिए डियोन और टेथिस को समझना हमें ये समझने में भी मदद करता है कि बर्फीले चांद हमें कैसे दिखा सकते हैं कि बड़े प्लैनेटरी सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं। हर स्पेक्ट्रल एनालिसिस, हर थर्मल मैप डेटाबेस में जुड़ता है जो ऑर्बिटल मिशंस, लैंडिंग और यहाँ तक कि ड्रिलिंग प्रोब को प्लान करने में मदद करेगा, जो एक दिन किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे क्या है एक्सप्लोर करेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन और इन सीटू मिशंस के साथ मिलकर काम करना और भी इम्पोर्टेंट होगा। जबकि डियोन और टेथिस जेम्स वेब के लेंस के नीचे चमकते हैं, हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड के बाकी हिस्सों को न देखना इम्पॉसिबल है। अगर सैटर्न के इतने कॉम्प्लेक्स बर्फीले चांद हैं, तो हम यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में देखा गया है। ये यही क्यूरोसिटी है जो गैस जायंट्स और उनके मिस्टीरियस मून्स के बीच इस एडवेंचर के अगले स्टेप का दरवाजा खोलती है। सैटर्न पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जेम्स वेब ने सिर्फ रिंग वाले प्लैनेट के राज ही नहीं खोले हैं। टेलीस्कोप ने दूसरे गैस जायंट्स पर भी अपनी पैनी नजर डाली है, जिससे पता चला है कि यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर में भी ऐसी कई परतें हैं जिनमें ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें पहले देखना नामुमकिन लगता था। यूरेनस के लिए वेब ने उसके नाजुक रिंग्स को कैप्चर किया है, जो इंफ्रारेड लाइट में मूनी के तारों की तरह चमकते हैं। इसमें ऐसी बारीक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी हैं जो हबल की लेंस ने भी नहीं देखी थी। छोटी छोटी अजीबोगरीब स्पॉट्स से पता चलता है कि छोटे स्पेस रॉक्स और छोटे मून्स के साथ इंटरेक्शन से ये लगभग इनविजिबल रिंग्स लगातार बदलते रहते हैं। नेपच्यून पर सबसे बड़ी खबर उसकी एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म्स से आई है, जो अब ऐसी फॉर्मेशंस के तौर पर दिखते हैं जिनकी अंदरूनी परतें पहले कभी नहीं देखी गई थीं। वेब ने उन जोन्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस का पता लगाया है जो विजिबल लाइट में एक स्मूथ ब्लू मास में घुल मिल जाते हैं। ये नया नज़रिया हमें ये समझने में मदद करता है कि अंदरूनी करंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे सुपरसोनिक हवाएं, जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चल सकती हैं, डेकेडों तक स्टेबल रहती हैं। जो लोग गैस जायंट्स की फिजिक्स स्टडी करते हैं, हर नई रीडिंग नई इंफॉर्मेशन देती है जो अर्थ पर बने कंप्यूटर मॉडल्स को चैलेंज करती है। जुपिटर पर टेलीस्कोप ने हमें ग्रेट रेड स्पॉट का एक नया नजरिया दिया है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। पहली बार एटमॉस्फेयर की ऊपरी और निचली परतें एक साथ देखी गई हैं, जिससे हम टेम्परेचर में बदलाव और सर्कुलेशन पैटर्न को माप सकते हैं, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि यह स्ट्रक्चर 300 साल से भी ज्यादा समय तक कैसे टिकी रही। इसके अलावा इक्वेटोरियल बैंड्स में डिटेल्स जेट स्ट्रीम्स और जुपिटर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बीच बारीक इंटरेक्शन दिखाते हैं, जो इस बात का इशारा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेदर पैटर्न के बीच का कनेक्शन हमारी सोच से ज्यादा मजबूत हो सकता है। इन गैस जायंट्स को एक नए तरीके से देखना सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं है, ये इस बात में एक बड़ी छलांग है कि हम कॉस्मिक स्केल पर प्लैनेटरी सिस्टम्स के बनने को कैसे समझते हैं। हाल की खोजें हमें दूर के एक्सोप्लैनेट्स को समझने में पहले ही मदद कर रही है, जिनमें अक्सर यूरेनस या नेपच्यून जैसी ही विशेषताएं होती हैं। दूसरे शब्दों में, हर तूफान जिसे हम यहाँ समझते हैं वह उन चीज़ों का एक सुराग है जो हजारों लाइट ईयर्स दूर हो सकती हैं, उन सितारों की परिक्रमा करते हुए जिनकी हमने अभी अभी मैपिंग शुरू की है। जबकि वेब कला और विज्ञान को जोड़ने वाली इन तस्वीरों को लेना जारी रखता है, सबसे बड़ा तोहफा जो यह हमें देता है वह नए क्वेश्चनों की चिंगारी है। अगर हमारे गैस जायंट्स में अभी भी इतनी परतें छिपी हैं, तो उन दुनियाओं से हम किन राजों की उम्मीद कर सकते हैं जिनकी हमने अभी तक मैपिंग भी नहीं की है। ये सवाल एस्ट्रोफिजिक्स की सीमा को भविष्य की ओर धकेलता है, जहां हर पिक्सेल सब कुछ बदल सकता है। अगर जेम्स वेब की तस्वीरों ने पहले से ही डिकेडों की थ्योरीज को बदल दिया है, तो जो आ रहा है वह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। वेब द्वारा कैप्चर किया गया हर पिक्सेल सिर्फ एक सुंदर इमेज से ज्यादा है। यह डेटा का एक पहाड़ है जो सुपर कंप्यूटरों को शक्ति देता है, सिमुलेशन और सबसे जरूरी बात, वे सवाल जिन्हें हम अभी तक पूछना नहीं जानते। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इसका मतलब है कि पहली बार लोकल प्रोसेस को जोड़ना,
जैसे एनसेलेडस का चक्र और शनि के छल्ले, उन घटनाओं से जो दूर के एक्सोप्लैनेट पर दोहराई जा सकती हैं। यह नया युग एक बड़ी ऐतिहासिक बाधा को तोड़ता है। पहले हम कैसिनी या वॉयेजर जैसे फिजिकल प्रोब पर निर्भर थे, गैस जायंट्स या बर्फीले चंद्रमाओं के काफी करीब जाने के लिए। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ हम पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़े बिना पूरे एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, या बेहतर कहें तो यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक लैग्रेंज पॉइंट से। यह बदलाव भविष्य के मिशनों के लिए जो संभव है उसे काफी बढ़ाता है। रिमोट ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड एस्ट्रोफिजिक्स के बीच एक सुपर जरूरी लिंक बनाता है। वेब अलग अलग फील्ड के साथ मिलकर काम करने में भी मदद करता है। केमिस्ट, फिजिसिस्ट, प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट एक साथ मिलकर हर मिले सिग्नल को देखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बीच डेटा को जोड़ते हैं। ये टीम वर्क दिखाता है कि 21वीं सदी में एस्ट्रोफिजिक्स अकेले नहीं की जाती। इसके लिए टेलीस्कोप, लैबोरेटरी और अपने फील्ड से आगे जाने के इच्छुक दिमाग के ग्लोबल नेटवर्क की जरूरत होती है। शनि, यूरेनस या नेपच्यून पर हर खोज ऑन ऑर्बिट मिशनों में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का एक कारण बन जाती है। ड्रिलिंग प्रोब और यहां तक कि एक्सपेरिमेंटल लिविंग स्पेस भी। सिर्फ नॉलेज से ज्यादा इसका एक गहरा फिलोसॉफिकल असर है। शनि के एक्सट्रीम सीजन को समझना, हेक्सागोन के कभी न खत्म होने वाले तूफान या एनसेलेडस के छिपे हुए महासागर को समझना सिर्फ डेटा को समझना नहीं है। ये एक कॉस्मिक शीशे में देखने जैसा है जो हमें अरबों सेलेस्टियल बॉडी के बीच अपनी जगह पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। एस्ट्रोफिजिक्स जब जेम्स वेब जैसी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है तो हमें सोचने के पुराने तरीकों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा नहीं है, ये एक्टिव है, जीवंत है और ऐसी चीजों से भरा है जो उन पैटर्न के साथ भी मेल खाती हैं जो पृथ्वी को भी आकार देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक आशावादी मुहावरा नहीं है, ये एक टेक्निकल फैक्ट है। अगर शनि की सिर्फ एक इमेज इतनी सीमाओं को आगे बढ़ाती है तो सोचिए क्या होगा जब वेब टाइटन जैसी दुनिया को देखेगा, हैबिटेबल जोन में एक्सोप्लैनेट या यहां तक कि दूर के बाइनरी स्टार सिस्टम को भी। कल की एस्ट्रोफिजिक्स आज इकट्ठा किए गए हर फोटॉन में पहले से ही धड़क रही है, और जो कोई भी अब इस पर ध्यान दे रहा है वह पहले से ही खोजों की इस नई पीढ़ी का हिस्सा है। अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक इमेज भी हमें ऐसे रहस्य दिखा सकती है जिनके बारे में कसीनी प्रोब ने सोचा भी नहीं होगा, तो सोचिए आने वाले सालों में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। हर छोटी से छोटी डिटेल, जैसे फिजिक्स को चुनौती देने वाला हेक्सागोनल पैटर्न या बर्फीले चांद जो रिंग्स को रिसाइकल करते हैं, हमें दिखाते हैं कि सैटर्न और उसके पड़ोसी लिविंग लैबोरेटरीज की तरह हैं जो पूरे सौर मंडल में फैले हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि एस्ट्रोफिजिक्स सिर्फ पास्ट का साइंस नहीं है, यह फ्यूचर के लिए एक लेंस है जो ग्रहों, चांद और यहां तक कि हमारे बारे में भी जो कुछ हमने लिखा है उस पर सवाल उठाता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इन डिस्कवरीज में से किस डिटेल ने गैस जाइंट्स को देखने का आपका तरीका बदल दिया है? क्या आपको लगता है कि एनसेलेडस में सच में जीवन के लिए जरूरी चीजें हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि हर प्लूम, हर रिंग, हर कभी न खत्म होने वाले तूफान को एक्सप्लोर करने के लिए अरबों खर्च करना सही है? यहाँ कमेंट्स में जवाब दें। चलिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जो बड़ा सोचती है और भी ज्यादा सवाल करती है। और अगर आप जेम्स वेब की हर नई डिस्कवरी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाएं और मेरे साथ एक्सप्लोर करें। यूनिवर्स हमें सरप्राइज करना कभी बंद नहीं करेगा और साथ मिलकर हम हमेशा अगले पिक्सेल के आगे क्या है ये देखने के लिए तैयार रहेंगे।